हेलो एस्पिरेंट्स और आप सभी का स्वागत है हमारे नोवा फौज के एक ब्रांड न्यू सेशन में, जहां पे आज हम जोर डालेंगे। आज टॉपिक करेंगे पैरा जंबल्स। राइट। अब पैरा जंबल्स जो हैं आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक हैं, क्योंकि ये हर एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे आप ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम दो या आप किसी क्लर्क लेवल का दो या ग्रुप डी का दो। हर एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आ जाता है। और अगर आप लोग नए हैं इस प्रिपरेशन में, तो आपके लिए ये वीडियो एक रामबाण होने वाली है, क्योंकि आपको मैं बेसिक बताऊंगा, आपको मैं एक एप्लीकेशन बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन पैरा जंबल्स को अप्रोच करें, ताकि हम एक आसानी से एक स्कोर, एक राइट आंसर कर लें और हमको ज़्यादा टाइम भी ना लगे। राइट। और यदि आप ऑलरेडी ये सब इन सब चीज़ों के बारे में, आई मीन पैरा जंबल्स के बारे में जानते हैं और प्रैक्टिस के लिए कोई वीडियो ढूंढ रहे हैं, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। उसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि मैं अभी स्टार्टिंग में कुछ बेसिक सिखाऊंगा और उसके बाद हम पी क्यू, जो पी वाई क्यूज़ हैं, चाहे वो एफ कैट के हों या सी डी एस के हो, हम दोनों प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा। राइट। अब बिफोर मैं टॉपिक पे बढ़ूँ, मुझे एक चीज़ कहनी थी आप लोगों से, वैसे कहनी नहीं, आप लोगों से माफ़ी मांगनी थी। क्यों? क्योंकि हमने जब ये चैनल शुरू किया था, तो वी प्रॉमिस दैट वी वुड बी वेरी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स आवर सेशंस फ्रॉम डे वन। और लास्ट के 2 हफ्तों में हम कोई वीडियो डाल नहीं सके, क्योंकि अड़चन आ गई थी। और उस अड़चन का नाम पता है क्या है? यूट्यूब। स्वयं खुद यूट्यूब है। क्यों? क्योंकि हमारा चैनल ब्लॉक कर दिया गया था। अब क्यों? तो ये देखो मेल। इस मेल में कह रहा है कि भैया नोवा फौज, आपका हमने चैनल रिमूव कर दिया है। फर्दर बोल रहा है कि आपने वायलेट किया है सरकमवेंशन पॉलिसी को, और इसी के कारण हम आपको हटा रहे हैं। भाई हम बहुत ही वो हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा जो ये क्या कहते हैं, यूट्यूब सेफ प्लेटफॉर्म हो। और जब मैंने ये सरकमवेंशन पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी रिसर्च की, तो मुझे पता लगा ये कुछ नहीं है, फालतू चीज़ है, टाइम वेस्ट है। और उसके बाद मुझे ट्वीट करना पड़ा एक, और फिर बाद में हमने एक अपील की, जिसके बारे में सर जी यहाँ पे कहते हैं कि भैया हमने आपकी अपील देख ली, हमने रिव्यू किया और आपका यूट्यूब चैनल वापस कर दिया। तो ये टाइम वेस्ट के कारण हम जो हैं, हाँ हाँ भाई लीव कर दो। इस टाइम वेस्ट के कारण हम जो हैं आपको वो नहीं दे पाए जो हमने प्रॉमिस किया था, इसलिए आई एम सॉरी। राइट। अब जो कि ये बात हो गई, तो अब हम बढ़ते हैं सीधा टॉपिक पर, पैरा जंबल। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, मैं एक बार और बता देना चाहता हूं कि ये जो आरसी आपका आरसी होता है, जिसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, इसे हमने कुछ हिस्सों में बांट रखा है। मतलब कुछ टॉपिक इसमें से आते हैं, जैसे कि पैसेज, ठीक है, फिर आता है आपका क्लोज टेस्ट, और फिर बाद में आता है आपका पैरा जंबल। राइट। अब पैरा जंबल भी भैया दो प्रकार का है। पहला है, एक है आपका पी क्यू आर एस। राइट, एक सेकेंड। एक है आपका पी क्यू आर एस, और दूसरा है आपका S1 S6। ये दोनों ही अलग अलग टॉपिक हैं, लेकिन चीज़ें सेम हैं इनमें, बस दो तीन चीज, एक दो चीज़ों का ही अंतर है। तो अब मैं इसके बारे में दिल खोल के बात करूंगा। राइट। और इसकी एक अप्रोच, पहले हम बात करेंगे एक फंडामेंटल अप्रोच की, जो कि हमें मदद करेगा पैरा जंबल्स को एफिशिएंटली सॉल्व करने में। और राइट, अगर आपको ये सब सुनना नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए और सीधा PQRS की प्रैक्टिस पे आ जाओ। राइट। अब हम बढ़ते हैं हमारे फंडामेंटल्स पर। अब देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको आरसी के किसी भी टॉपिक को करना है स्मूथली और एक्यूरेटली, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपकी रीडिंग की स्किल्स पे, रीडिंग हैबिट्स पे। और रीडिंग स्किल्स में मैं क्या दो स्किल्स को गिन रहा हूँ, सबसे पहला तो है आपकी स्पीड, ठीक है, और दूसरा है आपकी अंडरस्टैंडिंग।
ठीक है, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कब डेवलप होती हैं? जब आप कॉन्टिन्यूअस रीडिंग करो रोज। चाहे आप रीड करो न्यूज़पेपर, चाहे आप रीड करो आपके मैगजीन्स, चाहे रीड करो आपकी किताबें, चाहे रीड करो फिक्शन नॉन फिक्शन, कोई वो नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि कोई एक ही चीज रीड करनी है। आप मल्टीपल चीजें रीड कर सकते हो, बस रीडिंग करनी है और वोकैब पे बहुत ध्यान देना है। आपकी वोकैब बहुत जरूरी है इन सब मामलों में। तो अब आरसी में हम बात कर लेते हैं पैरा जंबल्स की। तो ये है रामबाण आपके सामने। अगर आपको कोई भी पैरा जंबल दिया हो, आपके सामने कोई भी सवाल हो, तो सबसे पहली चीज आपको उसमें उस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ढूंढना है इंट्रो, जो कि आपके सेंटेंस का स्टार्टिंग या इंट्रोडक्शन या बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट। और दूसरी चीज आपको ढूंढनी है कंक्लूजन, जो कि सारांश हो, सार हो, अंत हो आपके सेंटेंस का या पैराग्राफ का। ठीक है, ये दो चीजें ढूंढनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप, अगर आप इंट्रोडक्शन ढूंढ लेते हो तो आपको ये पता चल जाता है ऑप्शन के थ्रू कि कौन सा सीक्वेंस कैसे लग सकता है। और अगर आप कंक्लूजन को आइडेंटिफाई कर लो तो फिर तो सेम चीज, राइट। आप फिर ऑप्शंस को कटिंग करके, राइट, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। और अब तीसरी चीज ये है कि आप हमेशा कनेक्शन ढूंढो किसी भी दो सेंटेंस के बीच में, राइट। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जब आप उनके बीच का कनेक्शन ढूंढोगे, तब आपका सेंटेंस स्मूथली बनेगा और जल्दी बनेगा। अब सीधे हम आ जाते हैं कि हमारे इंट्रो को हम कैसे ढूंढे, कैसे। तो पहली चीज, इंट्रो हमेशा हमारा इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेंटेंस दिया है, जैसे कि मेरा नाम राजेश है और मैं छठी क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे पिता का नाम दिस एंड दैट है। अब इन तीनों में ही, ये तीनों ही सेंटेंसेस इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर मैं इन तीनों को अलग अलग कर दूं या इन तीनों को बोलूं, जैसे कि मेरे पिता का नाम दिस दैट है, या मैं छठी क्लास में पढ़ रहा हूँ, या मेरा नाम राजेश है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये एक तरीके का क्या कह सकते हैं उसे, आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो चलो, अब तो जैसा कि मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चन में बताया कि भैया हमें क्या निकालना है, हमें पहले इंट्रोडक्शन निकालना है, हमें कनेक्शंस बिठाने हैं, ये करना है, वो करना है। अब आपको एक बहुत ही बेस्ट मैं टेक्निक या अप्रोच बताने वाला हूँ, जिसे हम करेंगे सॉल्व अब इस क्वेश्चन को, वो भी कैसे, ऑप्शंस को देख के। ठीक है, यही अप्रोच आपको एग्जाम में भी यूज करनी है। हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हमारे ऑप्शंस के थ्रू निकालेंगे। लकीली यहाँ पे ऑप्शंस में हमको दो ही इंट्रोडक्शंस के लिए ऑप्शंस दिए गए, पहला है एस और दूसरा है आर, राइट। क्योंकि यहाँ भी एस और आर है, इसका मतलब ये है कि पी, भैया आप और एस और क्यू, आप कभी इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया है, अपने शॉर्ट कर दिया है, हमको अब सिर्फ दो ही जगह देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। इंडिया हैज बीन अ लैंड एंड द लर्नड, यानी एंड द लर्नड अगर मैं आर ऑप्शन करूं तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो है पहला इंट्रोडक्शन, जो इसके बाद आने वाला है, वो है एस, राइट। यानी हमारे ऑप्शन जिनमें आर था वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमको बचे हैं दो ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शंस? पहला ऑप्शन एस पी आर क्यू और लास्ट ऑप्शन एस क्यू पी आर। चलो, अब हमको आंसर निकालना है इन दोनों में। अब मैं क्या करता हूँ, पहला ऑप्शन को पकड़ रहा हूँ, एस पी आर क्यू। तो यानी अब देखता हूँ, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट आने वाला है, इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड। एक मुझे बात बताओ, कॉन्ट्रास्ट तब आता है जब आप एक स्टेटमेंट बताते हो, जब आप एक ओवरव्यू देते हो किसी चीज के ऊपर, कुछ टेक्निकल ओवरव्यू हो सकता है वो, राइट, न्यूमेरिकल ओवरव्यू हो सकता है, कुछ फैक्ट हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में पहले ही जनरलाइज कर दिया है कि अभी इंट्रोडक्शन ही है ना, कि भैया इंडिया जो है बहुत समय से लर्निंग का एक लैंड है।
अब इसमें क्या आप कॉन्ट्रास्ट दोगे, समझ रहे हो? अब अगर मैं इसको कंटिन्यू भी करूं पी और लाइक आर, ठीक है, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड एंड द लर्नड man has been held in higher esteem, not indeed the sense। भाई कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। अब मैं ये P और R इनके बीच में कनेक्शंस तो है, ठीक है, बट अरे ये क्या हुआ, बट अगर आप एक सेकंड, बट अगर आप ऑप्शंस में देखो तो, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना। यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत है और बचा क्या, एस। अब मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए कि भैया क्या ये सही है कि नहीं, तो एक बार मैं पूरा ही सेंटेंस पढ़ देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया ये जो मैंने किया है वो सही है। तो पहला पूरा सेंटेंस देखो, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग्स थ्रू आउट द एजेस, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। यहाँ पे नॉट इंडीड एडवर्ब है जो कि आपका कॉन्ट्रास्ट का ही काम कर रहे हैं। ये अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को यूनिवर्सल लेके नहीं चल रहे हैं, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन very highly valued and the learned man has been held in higher esteem than the warrior or the administrator। तो भैया हमारा आंसर है डी ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि भाई पहले मैं इंट्रोडक्शन खुद निकालूं, अरे भैया जब यहाँ पे हेल्प दे रखी है इतनी बड़ी ज्यादा, इतनी सारी, तो यार तुम क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो? हाँ, अगर कैट का एग्जामिनेशन होता तो उसमें ही आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, फिर आपको उस मेथड का यूज करना पड़ता है जहाँ पे आपको इंट्रो निकालना है, फिर बाद में कनेक्शंस बताने हैं, राइट, और उसके बाद आपको कंक्लूजन भी निकालना है। ये तब करा जाता है जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, राइट, ऑप्शंस ही नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शंस है, इन्हीं में आंसर है भाई, तो क्यों ना मैं इसी को यूज करके करूं, राइट। अब हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप सारे ऑप्शन एक एक करके डालो, ये आप मत करो। अगर अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस सारे ही ऑप्शंस हमको अगर इंट्रो में दे दिए गए होते तो हम फिर इस्तेमाल करते अपना दिमाग कि भैया बट आ रहा है, नॉट इंडीड, ये तो कॉन्ट्रास्ट है, एंड ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता, समझ गए? अब इसी इसी को एक लर्निंग लेके आपको जब भी कोशिश दे करना है, चाहे एफकैट में करो चाहे आप सीडीएस में करो, यही मेथड यूज करना है, ठीक है। आपको कनेक्शन बिठाने हैं लेकिन ऑप्शन की मदद भी लेनी है क्योंकि ऑप्शंस आपको दे रखे हैं भाई। अब साइड में पड़ी हुई चीज यूजफुल है तो उसको क्यों मैं यूज ना करूं, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। हाँ तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल पे। हाँ तो पहला सवाल है आपका कुछ इस प्रकार का, एक सेकेंड। In spite of unprecedented, in spite of unprecedented boom in the market, फिर आपका पी क्यू आर एस है, what he had sold the previous year। तो ये आपका S1 S6 है, बट ये FCAT का है इसलिए थोड़ा छोटा सा लग रहा है क्योंकि CDS में आपके बड़े बड़े हैं बहुत, ठीक है। तो ये S1 है और ये हमारा S6 है, राइट, और हमको फिट करने हैं ये चार ऑप्शन यहाँ पे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान दें, इंस्पाइट ये एक कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर के बावजूद, इसका हिंदी भी नहीं है, के बावजूद इसका मतलब ये है कि आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं इंस्पाइट, मतलब क्या है, वहां पे कुछ हुआ है लेकिन लेकिन उसका असर यहाँ पे नहीं हो पा रहा। मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं कहूँ कि भैया बहुत तेज बारिश हो रही है, इंस्पाइट कमलेश नहीं भीगा, यानी बारिश तो तेज हो ही रही थी, राइट, लेकिन कमलेश नहीं भीगा तेज बारिश होने के बावजूद भी। तो ये है इंस्पाइट का मीनिंग। अब यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड एक वर्ड है जो जिसका मीनिंग होता है कि भैया ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है या किसी ने ऐसा कभी देखा नहीं है, राइट। अब ये अनप्रेसिडेंटेड चीज क्या हुई है, वो अनप्रेसिडेंटेड बूम है मार्केट में, यानी मार्केट में
बहुत ही, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ उस तरीके का बदलाव आ चुका है। बूम इन द सेंस ये है कि मार्केट जो है ऊपर है, अप। अब इससे किसको फायदा होगा? सेलर्स को, क्योंकि उन्होंने, वैसे ये स्टॉक मार्केट वाली चीज है कि अगर भैया मार्केट अप है तो मैंने ऑलरेडी पुराने स्टॉक्स कुछ एक्स रुपए में खरीदूंगे, अब उनकी वैल्यू एक्स प्लस समथिंग है, राइट? ये है इसका मतलब। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अपना पहला सेंटेंस अगर मैं बनाऊं, मतलब इंट्रो में ढूंढूं, तो सबसे पहले तो पी तो कभी इंट्रो होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड है। एंड ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, और यहाँ पे मुझे एंड का प्रयोग कुछ बढ़िया लग नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको लगाऊं भी तो देखो क्या, in spite of unprecedented boom in the market and had to remain content, क्या कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। अब मैं अगर तीसरे ऑप्शन पे आऊं, तो यहाँ पे देखो प्रोनाउन का यूज हुआ है, हिज सेल। किसकी सेल के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो यानी ये भी हमारा इंट्रो नहीं हो सकता। अब हम बात करें हमारे लास्ट वाले की, तो विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन, यहाँ देन है, क्या है मतलब लोअर देन व्हाट? किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे हमारा देखो आर्टिकल लगा हुआ है, जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में आर्टिकल हो तो हो सकता है कि वो इंट्रो हो, और आर्टिकल के बाद आने वाला बंदा जो भी हो वो सब्जेक्ट होता है, तो यानी हमारा यहाँ पे क्यों आएगा? क्या हो रहा है यहाँ पे? In spite of the unprecedented boom in the market, the paper dealer could not। अब यहाँ पे वही बात हो गई जो मैंने आपको समझाई थी कि भैया कुछ पॉजिटिव या नहीं, कुछ पॉजिटिव हुआ है बट उसका ये फायदा उठा नहीं पाया है, इस टाइप का ये सेंस दे रहा है, क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट है, इन स्पाइट। समझ गए? अब मैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस ढूंढता हूँ। अब बंदा क्या नहीं कर पाया? एंड तो आएगा नहीं, और ना ही विद द वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन, ये भी नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं इसको अगर लगा भी दूं तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? पुश हिज सेल। क्या? द पेपर डीलर कुड नॉट पुश हिज सेल। यहाँ पे मैं आ लिख देता हूँ। अब ध्यान से देखो क्या सेंटेंस बना। द पेपर डीलर कुड नॉट पुश हिज सेल्स एंड हैड टू रिमेन कंटेंट, या एंड विथ, यहाँ पे push his sale with a volume of sale lower than and, मतलब अगर मैं पहले एस लूं उसके बाद पी लूं, तो क्या वो सेंस बना रहा है? जैसे कि द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल, उसके बाद विद अ वॉल्यूम ऑफ सेल लोअर देन एंड, कोई मीनिंग नहीं है ना, देन और एंड दोनों ही अजीब साउंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली पहले पी आएगा और उसके बाद लास्ट में एस आएगा, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता था ना। तो अब क्या बना सेंटेंस? इन स्पाइट ऑफ अनप्रेसिडेंटेड बूम इन द मार्केट, द पेपर डीलर कुड नॉट पुश अप हिज सेल्स, उसके बाद एंड हैड टू रिमेन कंटेंट with a volume of sale lower than what he had sold the previous year। तो इस तरीके से हमने किया हमारा पहला सवाल। हमने सारे रूल्स फॉलो किए और कोशिश करी कि ये सेंटेंस सही सेंस दे। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्राइवेट सेक्टर पे। देखो ये है हमारे पास S1, राइट, और ये है हमारे पास S6। तो S6 पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम S1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है, जो कि किस चीज से गाइडेड है उसके बारे में हमको बताना है। तो देखो पहले ही सेंटेंस में आपको आपका मेन जो आइडिया है पैराग्राफ का वो बता दिया गया है, राइट। अब जरा हम ऑप्शन को देखें। यहाँ पे क्या S1 में बोला है? प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय व्हाट, हमको वही पता लगाना है, राइट। व्हाट, चलो देखें। इट तो नहीं आने वाला। क्यों भाई? इट है क्या? कौन है? किसी ने बताया कुछ इसके बारे में? इंफॉर्मेशन दी क्या आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है? नहीं है। इट नहीं आएगा। एज एन इंट्रो की बात कर रहा हूं मैं। विच, कम ऑन यार, अब बच्चे थोड़ी ना हो कि आपको ये भी समझाना पड़े कि विच क्यों नहीं आएगा। वेल, विच नहीं आएगा। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इन दोनों की, पी और क्यू में। अब मैं देखूं, पैटर्न ऑफ सोसाइटी लूजेस इट्स रेलेवेंस एज, यहाँ पे इट्स अगेन कौन है ये, इसके बारे में हमको कोई इन्फो नहीं है। यानी हमारा इंट्रोडक्शन है प्रॉफिट। तो
यहाँ पे आएगा क्यू। क्या है? प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक। अब हम आ गए हमारे नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस को। अगेन विच यहाँ पे सूटेबल नहीं है, इट भी सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा पी। अब कैसे यार? विच, इसके बाद सोशलिस्टिक के बाद क्या विच आएगा क्या? प्रॉफिट प्रॉफिट मोटिव्स एंड देयरफॉर सोशलिस्टिक which takes long time to complete। what takes long time to complete, ये क्या है? कोई मीनिंग नहीं है, इट नहीं आएगा, यानी यहाँ पे पी आएगा। क्या? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी लूजेस इट्स रेलेवेंस एज। अब ये इट्स यहाँ पे क्या है? सोशलिस्टिक पैटर्न है, राइट। अब हमारे पास पी आई मीन क्यू और पी आ चुका है। अब हम ढूंढेंगे नेक्स्ट एज। यहाँ पे अब देखो एज यूज हुआ है, एज विच इसके साथ, एज के साथ कभी यूज नहीं होगा, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी ही वाहियात क्यों ना हो, कितनी ही खराब हो, या आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, लेकिन एज विच आप यूज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा हमारा लास्ट ऑप्शन एस, और रिमेनिंग क्या बच्चा आर। तो अगर मैं इसको पढ़ूं, वेल मैंने सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये सही है कि नहीं? जब मैं इसको एक साथ पढ़ूंगा तब मुझे पता चलेगा ना कि भाई जो मैंने किया वो सही है कि नहीं। अब इसको हम पढ़ते हैं। प्राइवेट सेक्टर इज गाइडेड बाय profit motives and therefore socialistic patterns of society loses its relevance as it does not take interest in the projects which take long time to complete and have low profitability, right। तो हमारा ये सवाल भी हो गया। अब सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलो, अब तो जैसे कि मैंने आपको पिछले दो क्वेश्चन में बताया कि भैया हमें क्या निकालना है, हमें पहले इंट्रोडक्शन निकालना है, हमें कनेक्शंस बिठाने हैं, ये करना है वो करना है। अब आपको एक बहुत ही बेस्ट मैं टेक्निक या अप्रोच बताने वाला हूँ जिसे हम करेंगे सॉल्व अब इस क्वेश्चन को, वो भी कैसे? ऑप्शंस को देख के। ठीक है, यही अप्रोच आपको एग्जाम में भी यूज करनी है। हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन हमारे ऑप्शंस के थ्रू निकालेंगे। लकीली यहाँ पे ऑप्शंस में हमको दो ही इंट्रोडक्शंस के लिए ऑप्शन दिए गए, पहला है एस और दूसरा है आर, राइट। क्योंकि यहाँ भी एस और आर है, इसका मतलब ये है कि पी भैया आप और एस और क्यू आप कभी इंट्रोडक्शन हो ही नहीं सकते। अब हमने क्या किया है, अपने शॉर्ट कर दिया है, हमको अब सिर्फ दो ही जगह देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। इंडिया हैज बीन अ लैंड एंड द लर्नड, यानी एंड द लर्नड अगर मैं आर ऑप्शन करूं तो ये नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा जो है पहला इंट्रोडक्शन जो इसके बाद आने वाला है वो है एस, राइट। यानी हमारे ऑप्शन जिनमें आर था वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमको बचे हैं दो ऑप्शन। कौन से दो ऑप्शंस? पहला ऑप्शन एस पी आर क्यू और लास्ट ऑप्शन एस क्यू पी आर। चलो, अब हमको आंसर निकालना है इन दोनों में। अब मैं क्या करता हूं, पहला ऑप्शन को पकड़ रहा हूं, एस पी आर क्यू। तो यानी अब देखता हूं, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, बट यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट आने वाला है, इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड। एक मुझे बात बताओ, कॉन्ट्रास्ट तब आता है जब आप एक स्टेटमेंट बताते हो, जब आप एक ओवरव्यू देते हो किसी चीज के ऊपर, कुछ टेक्निकल ओवरव्यू हो सकता है वो, राइट, न्यूमेरिकल ओवरव्यू हो सकता है, कुछ फैक्ट हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे सेंटेंस में पहले ही जनरलाइज कर दिया है कि अभी इंट्रोडक्शन ही है ना, कि भैया इंडिया जो है बहुत समय से लर्निंग का एक लैंड है। अब इसमें क्या आप कॉन्ट्रास्ट दोगे, समझ रहे हो? अब अगर मैं इसको कंटिन्यू भी करूं पी और लाइक आर, ठीक है, बट इन द सेंस दैट लर्निंग हैज ऑलवेज बीन वेरी हाईली वैल्यूड एंड द लर्नड man has been held in higher esteem, not indeed the sense। भाई कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। अब मैं ये P और R इनके बीच में कनेक्शंस तो है, ठीक है, बट अरे ये क्या हुआ, बट अगर आप एक सेकंड, बट अगर आप ऑप्शंस में देखो तो, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप बनाओगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना। यानी हमारा ये ऑप्शन भी गलत है और बचा क्या? एस।
अब मुझे कंफर्मेशन भी चाहिए कि भैया क्या ये सही है कि नहीं, तो एक बार मैं पूरा ही सेंटेंस पढ़ देता हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भैया ये जो मैंने किया है वो सही है। तो पहला पूरा सेंटेंस देखो, इंडिया हैज बीन अ लैंड ऑफ लर्निंग थ्रू आउट द एजेस, नॉट इंडीड इन द सेंस दैट एजुकेशन हैज बीन यूनिवर्सल। यहाँ पे नॉट इंडीड एडवर्ब है जो कि आपके कॉन्ट्रास्ट का ही काम कर रहे हैं। ये अब इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हम एजुकेशन को यूनिवर्सल लेके नहीं चल रहे हैं, बट in the sense that learning has always been very highly valued, and the learned man has been held in higher esteem than the warrior or the administrator। तो भैया हमारा आंसर है डी ऑप्शन, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है पेपर में। क्यों? क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि भाई पहले मैं इंट्रोडक्शन खुद निकालूं, अरे भैया जब यहाँ पे हेल्प दे रखी है इतनी बड़ी ज्यादा इतनी सारी, तो यार तुम क्यों अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो। हाँ, अगर कैट का एग्जामिनेशन होता तो उसमें ही आपको ऑप्शंस नहीं दिए होते, फिर आपको उस मेथड का यूज करना पड़ता है जहां पे आपको इंट्रो निकालना है, फिर बाद में कनेक्शंस बताने हैं, राइट, और उसके बाद आपको कंक्लूजन भी निकालना है। ये तब करा जाता है जब आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, राइट। ऑप्शंस ही नहीं है। अब मेरे पास ऑप्शंस है, इन्हीं में आंसर है भाई, तो क्यों ना मैं इसी को यूज करके करूं, राइट। अब हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप सारे ऑप्शन एक एक करके डालो, ये आप मत करो। अगर अगर यहाँ पे पी क्यू आर एस सारे ही ऑप्शंस हमको अगर इंट्रो में दे दिए गए होते तो हम फिर इस्तेमाल करते अपना दिमाग कि भैया बट आ रहा है, नॉट इंडीड, ये तो कॉन्ट्रास्ट है, एंड ये क्या है, ये तो हो ही नहीं सकता। समझ गए? अब इसी इसी को एक लर्निंग लेके आपको जब भी क्वेश्चन दे करना है, चाहे एफकेट में करो चाहे आप सीडीएस में करो, यही मेथड यूज करना है, ठीक है। आपको कनेक्शन बिठाने हैं, लेकिन ऑप्शन की मदद भी लेनी है क्योंकि ऑप्शंस आपको दे रखे हैं भाई। अब साइड में पड़ी हुई चीज यूजफुल है तो उसको क्यों मैं यूज ना करूं, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे हमको स्टार्ट दिया गया है वाइल द रीसेंट, ओके। अब हम इसका इंट्रो देखते हैं। ऑप्शंस के हिसाब से हमको सिर्फ पी और एस, पी और आर, आर को देखना है, यानी क्यू और एस आप साइड हो जाइए। अब मैं पहले पी को देखता हूँ। While the recent century show that the June rainfall is, well, recent का इस्तेमाल किया गया है और साथ में सेंचुरी है, तो थोड़ा मुझे अजीब लग तो रहा है, लेकिन अगर मैं ऑप्शन गलत चुनता हूं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होगा और मुझे अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये ऑप्शन नहीं आ सकता। क्योंकि जब आप सेंटेंस को टेढ़ा मेढ़ा पढ़ोगे तो आपको खुद एक फीलिंग आएगी कि नहीं यार ये हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो, while the recent century shows that the June rainfall is, यहाँ पे is के बाद आगे आपको रीजन आगे आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब यहाँ पे हम पी वाले ऑप्शंस पहले देखते हैं। पी के साथ यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्यू है, या तो एस आएगा या तो क्यू आएगा, राइट। और दोनों ही नहीं आएंगे तो हम नेक्स्ट ऑप्शंस पे बढ़ जाएंगे। पहले हम डालते हैं एस। इज नो प्रेडिक्टर ऑफ द मॉनसून आउटकम। देखो ये जो है इसके साथ एकदम परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पी एस के बाद आर की बात करता हूँ, आर आउटकम। उसके बाद आर में कह रहा है रेन मे हैव सूदेड कंसर्न्स। उसके बाद क्यू ऑफ अ ड्राउट इंडियाज रेनफॉल डाटा फॉर ओवर अ। अब देखो यहाँ पे अ के बाद ऑब्वियसली हमको पता है कुछ ना कुछ आने वाला है, बट यहाँ पे सेंटेंस खत्म, मतलब ये ऑप्शन ही पूरा गलत है। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ से पता चली, और पी पी और एस जो है सर भाई भाई हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे पी का ऑप्शन खत्म हो गया, मैं पी को समाप्त करता हूँ कि भैया अब तुम्हारे ऑप्शंस किसी काम के नहीं है। अब मैं आता हूँ आर क्यू पी एस पे। यार ये क्या हो रहा है? अब मैं आता हूँ आर क्यू पी एस पे और आता हूँ आर एस पी क्यू पे। चलो आर से मैं शुरू करता हूँ। वाइल द रीसेंट रेन मे हैव सूदेड कंसर्न, ठीक है, आर क्यू ऑफ अ ड्राउट
India's rainfall data for over a century shows that the June rainfall is no predictor of the monsoon outcome. देखो ये साफ साफ पता लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने कनेक्शन ऑलरेडी बिठा लिया था, हमारे पी और एस जो थे वो साथ ही आ रहे थे बट लास्ट में, राइट। और यहाँ पे रीसेंट की बात हो रही है, रीसेंट सेंचुरी की मैं बात करूँ या रीसेंट रेन जो हुई है उसके बात करूँ, तो कौन सा आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये बढ़िया बैठेगा, राइट? मतलब कि ये सेंस बना रहा है, समझ रहे हो? इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं सवाल। अब देखो, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम लग रहा है। सॉरी। अगर आप प्रैक्टिस करो तो आप खाली सवाल देखकर आप पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हो, और वो भी तेजी में, राइट? मैं बस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सवाल करने हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे S1 है ये और S6 है ये, राइट? फॉर सम पीपल, एक सेकेंड वेट गाइस। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम थे इस सवाल पे, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर सम पीपल पैट्रियोटिज्म, राइट? पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, आपको मीनिंग पता होना चाहिए, अदरवाइज मीनिंग ही नहीं पता तो भैया आप क्या समझोगे? समझ गए? अब देखो यहाँ पे, देखो ध्यान से ऑप्शंस को, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, P Q R S, राइट? अब आप सोच रहे होगे कि भाई पहले तो दो दो ऑप्शन थे, मतलब S S R, मान लो पहले तो दो दो ऑप्शन थे तो ठीक था, आसान था, हमको सिर्फ दो ही ऑप्शन देखने पड़ रहे थे, राइट? लेकिन अब यहाँ पे हमको हर एक ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कौन सा इंट्रोडक्शन हो सकता है, बट ये ज्यादा आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर आपको पता चल गया इंट्रोडक्शन कौन सा है तो सर जी, अरे यार एक सेकेंड जरा देना मुझे। जब आपको पता चल जाएगा कि इंट्रोडक्शन कौन सा है तो बाकी सारे अपने आप रोल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को अलग अलग आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं दिखाता हूँ कैसे। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, अब देखो, टुडे मैन बिलोंग टू, अच्छा मैं एक एक करके ये सारे ऑप्शंस को मैं इंट्रो की तरह वो करूंगा। इंट्रो मतलब इसके बाद की, देखो S1 और S6 में, S1 और S6 वाले अलग होते हैं PQRS से। कैसे? PQRS में आप इंट्रोडक्शन जो मैंने नियम बताए हैं उस तरीके से आप निकाल सकते हो, राइट? जो कि फंडामेंटल्स मैंने बताए हैं, फंडामेंटल्स, राइट? लेकिन S1 S6 में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दे रखा है। अब देखो यहाँ पे पहले ही सेंटेंस दे रखा है, तो अब हमें थोड़ी ना ढूंढना है कि भाई वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, मतलब कि अगर कंजक्शन आ रहा है तो नहीं होगा, वो नहीं होगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन, वो जो S1 सेंटेंस वो एंड पे खत्म करे, और मतलब कि एक पे खत्म कर दे, उसके बाद एंड ही आना हो, तो क्या करोगे? वही मैं बता रहा हूँ। S1 S6 और PQRS दोनों मतलब है तो एक ही कैटेगरी के, नियम भी लगभग सेम लगते हैं, बट थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड है दोनों की ही, राइट? अब जरा एक एक को हम पुट करके देखते हैं कि लॉजिकली क्या आ सकता है। चलो पहले मैं पी ऑप्शन पुट करूंगा, उसके बाद क्यू, आर और एस। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, टुडे मैन बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड। कोई वही नहीं है, मतलब मीनिंग ही नहीं है कि पेट्रियोटिज्म की बात करिए, मैन बिलोंग टू होल वर्ल्ड, क्या बात कर रहे हो, कुछ भी। तो इस तरीके से मैंने अपना ऑप्शन एक रोल आउट कर दिया। अब मैं क्यू की बात कर रहा हूँ। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म शुड बी कंडेम्ड बिकॉज, अच्छा वो बोल रहे हैं कि कुछ लोगों की पेट्रियोटिज्म को कंडेम करना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन क्यू वाला देखते हैं, कहाँ पे? QPSR, कंडेम्ड बिकॉज टुडे मेन बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। अच्छा, उसके बाद मीन्स मेंस हेट, मीन्स हेटरेड फॉर अदर कंट्रीज, बट दिस, कोई मतलब उल्टा पुल्टा हो रहा है, साफ साफ पता चल रहा है कि ये ऑर्डर ऑर्डर इसका सही नहीं है, ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आर। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म, टाइप ऑफ पेट्रियोटिज्म इज एन इवल एंड इट, भाई क्या बोल रहे हो? ये भी ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन है ये सीधा आंसर है। जब मेरे पास, क्या है यार, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड देना मुझे। हाँ, तो जब मेरे पास कॉन्क्रीट रीजंस हैं इन तीनों को इंट्रो ना होने के, मतलब इन तीनों के इंट्रो ना होने का, राइट? कॉन्क्रीट रीजन है और लॉजिकल है, तो ऑब्वियसली मेरा ये आंसर सही है। अब मुझे कंफर्म करना है तो कैसे करूंगा, पढ़ लेता हूँ भाई। फॉर सम पीपल पेट्रियोटिज्म
means hatred for other countries, but this, okay, but this type of patriotism is an evil and it should be condemned because today men belong to the whole world as much as to any one country. क्या ये परफेक्टली मेक सेंस कर रहा है? हाँ, तो ये मेक सेंस कर रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर है एस आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलो देखो ये सवाल, साइंस डज नॉट मेयरली एड न्यू ट्रुथ्स, ओके, ये हमारा S1 है, राइट, और बाद में देखेंगे S6 को, राइट। चलो ऑप्शंस में देखूं तो Q और S पे, Q, S और P, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस किया है, तो R हमारा इंट्रो है नहीं। चलो, साइंस डज नॉट merely add new truths, destroy some old truths and, देखो ट्रुथ्स यहाँ पे एस लगा हुआ है, ग्रामेटिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, इसके साथ कुछ आना चाहिए जैसे कि इट डिस्ट्रॉयज करके टाइप, यानी ये पी हमारा ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्यू और एस की तरफ, ठीक है। एस के हमें दो दिख रहे हैं, तो पहले एस चेक कर लेते हैं, या क्यू एक ही है तो जल्दी हटा देंगे इसको। साइंस डज नॉट merely एड न्यू ट्रूथ्स, discovers new truths that, okay, एस क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, टू ट्रूथ्स दैट टू ओल्ड वंस इट ऑल्सो, नहीं, देखो सेंटेंस देखो क्या बन रहा है, साइंस डज नॉट merely एड न्यू ट्रूथ्स, डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ दैट टू ओल्ड वंस, क्या है? नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। हमारे दो ऑप्शन बचे बी एंड सी, यानी एस जो है हमारा कंटिन्यूएशन है इसका, तो क्या है, साइंस डज नॉट merely एड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो, ऑल्सो के बाद यानी हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यहाँ पे पी है और क्यू है, चलो पी को डाल के देखते हैं, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉयड सम ओल्ड ट्रूथ्स, ओके, और यहाँ पे अगर मैं क्यू डालूं तो डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ्स दैट डिस्ट्रॉय सम ओल्ड ट्रूथ। देखो अब यहाँ पे नए ट्रूथ की बात हो रही है कि जो साइंस है, यहाँ पे साइंस नए ट्रूथ मेयरली नए ट्रूथ नहीं बनाता, वो जो नए ट्रूथ होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं ओल्ड ट्रूथ्स को। ये एक लॉजिकल सेंटेंस लग रहा है एज कंपेयर टू द जो दूसरा सेंटेंस हम बना रहे थे, यानी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा टू ऑल्सो, इट ऑल्सो डिस्कवर्स क्यू, ये वाला ऑप्शन, यानी SQRPR, SQPR। चलो एक बार देखते हैं इसको, साइंस डज नॉट merely एड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो डिस्कवर्स न्यू ट्रूथ दैट destroys some old truth and thereby upset the way of men's thinking and their lives, right? तो ये था भैया आपका सवाल, और इसका आंसर है सी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम अगर इसको लें तो ये भी सेंटेंस बन रहा है, बट तुम अगर ये सेंटेंस पढ़ो, साइंस डज नॉट merely एड न्यू ट्रूथ्स टू ओल्ड वंस, इट ऑल्सो destroyed some old truth and discovers new truth that thereby, यानी इसको क्या कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया है, इसको यहाँ पे कर दिया है। जब आप सेंटेंस ये पढ़ोगे पूरा तो ही आपको अजीब लगेगा, अजीब साउंड करेगा कि पहले जो नया ट्रुथ था वो ओल्ड को डिस्ट्रॉय करता है, और यही नया ट्रुथ जो होता है वो आदमियों के सोच को बदल देता है, टाइप्स का मीनिंग आ रहा है। बट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट जो नया ट्रुथ है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन होगा सी, राइट। अब मैं काम करता हूँ, मैं CDS के आपको क्वेश्चंस जो हैं वो दिखाता हूँ, राइट। और CDS का पेपर ऑलरेडी डाउनलोडेड था, और मुझे लग रहा है कि 60s और 50s के बीच में कहीं पर ये PQRS वाले क्लियर 51। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं, ठीक है, एक मिनट। अब देखो ये है PQRS, हम अब देखो, अब जब मैंने ये वाली स्लाइड्स में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दी है, एक फंडामेंटल रूल्स बताए हैं ताकि आप किस तरीके से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बट अब हम PQRS की प्रैक्टिस करने वाले हैं, राइट।
तो अब सीधा प्रैक्टिस पे बढ़ते हैं और मैं आपको कनेक्शंस मतलब कि सेंटेंस के बीच के कनेक्शन और इंट्रो बताऊंगा ताकि आपको पता लग जाए, क्योंकि अब हम ये सॉल्व करेंगे तुरंत ही। राइट, पहला सवाल है, यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं, यानी हमको इंट्रो ही मिल जाएगी तो सारा ऑप्शंस तुरंत ही समाप्त हो जाएंगे और सीधा आंसर आ जाएगा। एंड यानी ये इंट्रोडक्शन नहीं हो सकती, ऑप्शन पी बी वाला हटा दो, ठीक है। द सजेशन रिसीव फ्रॉम द फील्ड, अच्छा ये हो सकता है, क्यों, अभी के लिए मैं रखता हूँ। फॉर्मेशन एंड रिव्यूड बाय अ क्रॉस फंक्शन, फॉर्मेशन आर रिव्यूड, कौन सी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं हमें कोई अंदाजा नहीं है, यानी आर भी हमारा ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन मैंने काट दिया। कमिटी टू कमिटी टू रिफाइन द सिनेरियोज एंड पैरामीटर्स, किस, ये जो कमिटी है किस चीज की है भाई, और कौन से सिनेरियो और पैरामीटर्स को ये रिफाइन करने की बातें कर रहे हैं भाई, हमको नहीं पता है। यानी हमारा एक और ऑप्शन एस भी कट गया, इसका आंसर है फर्स्ट। ठीक है, अब कैसे, अच्छा तुम देखो, तो अगर मैं इन दोनों को साथ में करूँ, फॉर्मेशन आर रिव्यू बाय अ क्रॉस फंक्शनल कमिटी, ये जो फॉर्मेशन है ये रिव्यू किसने की है, एक कमिटी ही रिव्यू करती है ना कोई भी चीज। यानी मैं देख सकता हूँ आर और एस जो है, ये ये दोनों के बीच में कनेक्शन है कुछ। यहाँ देखो ऑप्शंस में अगर तुम देखो, एक सेकेंड, ऑप्शन में अगर तुम पेयर्स देखो, देखो आर एस यहाँ भी दिख रहा है, आर एस यहाँ भी दिख रहा है, और आर एस यहाँ भी है, समझ गए, तो पेयर्स तो बन रहे हैं आर एस, और बस हमको इंट्रो फाइंड करनी थी, बस हमारा आंसर आ गया, इसका ये आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा मैं, ये इतना ही है, ठीक है। अब अगेन पी क्यू आर एस, मुझे फिर एक फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है मिस्टर इंट्रो को, और मेरा आंसर आ जाएगा, और पेयर्स भी अगर हमें मिल जाएंगे तो हम फाइंड कर लेंगे। चलो, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, यहाँ पे इक्विपमेंट की बात की है और उसके बारे में बताया ब्रॉडली, ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हमें नहीं पता है, यानी पी हमारा नहीं है। इंक्लूड, अरे भाई इंक्लूड क्या, पहले इंक्लूड से शुरू करोगे क्या, क्यों भी हमारा नहीं। अब यहाँ पे देखो आर, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, यहाँ पे देखो आर्टिकल आया है, वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, राइट। चलो इसको भी रखते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, तो मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, इस ऑप्शन सी से, द वेरियस कैटेगरीज ऑफ वाटर, फिर बाद में ऑफ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट ब्रॉडली, ब्रॉडली के बाद क्यू, इंक्लूड वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये ब्रॉडली क्या इंक्लूड कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी हमारा ऑप्शन है सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि यहाँ पे देखो हमको इंट्रो में क्या देखना है, एस को देखना है, आर को देखना है, क्यू को देखना है। चलो एस को पहले देखते हैं, सम न्यू कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, सम से शुरू हो रहा है, कुछ नया बता रहा है, बट चलो इसको रख लेते हैं। क्यू देखो आप, क्यू कहाँ गया, ये फॉर लगा हुआ है क्यू के आगे, यानी ये हमारा नहीं हो सकता कभी भी। उसके बाद हम देखते हैं आर को, फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट कर रहा है, फैसिलिटेट द प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट एंटरप्रेन्योर्स, क्या बोल रहे हो भैया, क्या किस चीज के बारे में, ना हमें कुछ आगे का पता है ना पीछे का, यानी ये भी नहीं है हमारे, ये दो ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन है, एक करेक्ट ऑप्शन है, हमें वही पता लगाना है। अभी देखो एस क्यू, यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखो, एस क्यू साथ में है, हमको बस पी और आर देखना है कि इन दोनों में से पहले कौन आएगा। चलो हम पढ़ते हैं एक बार, सम न्यू composite criteria of classification for manufacturing and service units were notified in 2020 with guidelines to facilitate the present and prospect entrepreneurs। देखा यार, आपने कुछ नहीं किया, आपने ऑप्शंस पहले उड़ाए, आपने क्या किया, पहले इंट्रो ढूंढा, किसके किसकी सहायता से, ऑप्शंस की सहायता से, राइट। ऑप्शंस की सहायता से इंट्रो ढूंढने के बाद आपको ऑप्शन की सहायता से ही हमको पता चला कि ये दोनों पेयर्स हैं, राइट। अब जब हम इसको हमारे पास इंट्रो है, हमारे पास पेयर है, तो फिर हमने ऑप्शन में पुट किया और हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इसका आंसर है एस क्यू, और फिर फैसिलिटेट, ये लास्ट में आएगा पी, तो यानी ये है ऑप्शन, राइट। इस तरीके से करना है सर।
अब देखो, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक सेकंड पार्ट बना दूंगा जहाँ पे हम इस साल का और पिछले साल का भी, इस साल के दोनों पेपर, पिछले साल के कुछ पेपर्स जो भी है उसकी PQRS और S1 और S6 की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन जो है हमारा वो समाप्त कर देता हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा लंबी और बोरिंग वीडियो ना हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट कोई भी सेशन लेके आए तो आपको पता लग जाए। और एक बार और माफ़ी कि हम रेगुलर नहीं थे, अब सारे प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं सॉर्ट, तो अब हम रेगुलर रहेंगे और रेगुलर बेस पे वीडियोस और सेशंस आते रहेंगे, ताकि हम आपकी मदद कर सकें जहाँ पे आप CDS एफ कैट, CG कैट हो या INET हो या फिर SSC भी और रेलवेज भी, उन सब की प्रैक्टिस कर सकें। राइट, अगर आप नए हैं तो मेक श्योर कि आप वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा कर ही जाए। राइट, तो इसी के साथ साइनिंग ऑफ नोवा फौज।